प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में बजट पर चर्चा, सदन में कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री ने विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच भागीदारी पर दिया बल। कोलकाता में एडवांटेज झारखंड कार्यक्रम में उद्यमियों ने 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का रखा प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई पर दिया बल। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के तहत नॉर्थ ईस्ट के 30 प्रतिनिधियों का आज से झारखंड भ्रमण। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन बाउंड प्रतियोगिता में झारखंड को 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक तालिका में 17वें स्थान पर पहुंचा झारखंड। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने लोकसभा में चर्चा का जवाब दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी। साथ ही कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार आग्रह किया, उसके बाद भी विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे, जिसके बाद उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं है, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कोलकाता में चल रहे 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्यमियों के साथ बातचीत कर निवेश के प्रस्ताव पर सहमति जताई। निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने और कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिया कि सरकार झारखंड में उद्यम लगाने वालों को हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन मौजूदा विकसित भारत दिशा में आज कहीं न कहीं और आवश्यकता पड़ती है, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। खनिज से जुड़े कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक दशहरा की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होगा। कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे राज्य में देश के सबसे अधिक उत्पादन रॉ मटेरियल के रूप में होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल राज्य के बजट को लेकर रांची में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विभागीय बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में किसान दीदियों के लिए नई योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद महिला किसानों के लिए भी सरकार नया करने जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग के बजट को ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में कल राज्य के विभिन्न आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सूचना आयुक्तों के साथ ही अन्य संवैधानिक पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र से लगातार 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये के भुगतान की मांग की जा रही है, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राज्य सरकार को पूर्व में मिले पैसों का हिसाब देना चाहिए। नीरा यादव ने कहा कि वे आगामी विधानसभा सत्र में 1,300 करोड़ के हेरफेर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। कहाँ खर्च किए, कृषि का कहाँ खर्च किए, शिक्षा का कहाँ खर्च किए, स्वास्थ्य का कहाँ खर्च किए, आपके पास उसी का हिसाब नहीं है। आप किस मुंह से पैसा का डिमांड करते हैं? केंद्र तो हर समय देने का काम की है, लेकिन आपको लेने ही नहीं आता है। और हम विपक्ष में हैं अगर, तो केवल हम गलतियों को, कमियों को ना निकालें। जो सही चीज है उसे जनता के बीच में जरूर रखना चाहिए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। जमशेदपुर के गोलमुरी उत्कल समाज स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। श्री सोरेन ने उत्कल समाज स्कूल को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और गोलमुरी उत्कल समाज के अध्यक्ष अनंत नारायण पांड्या समेत अन्य लोग उपस्थित थे। उड़िया समाज के लोगों को जो 1968 से ही इस विद्यालय को, उड़िया भाषा भाषी विद्यालय को शुरुआत किया गया था। और आज वो विद्यालय प्राइमरी विद्यालय से मध्य विद्यालय से लेकर +2 विद्यालय तक समाज की ओर से संचालित है। आने वाले समय में इस विद्यालय में बेहतर पढ़ाई हो, सरकार की हर सुविधाएं मिले, ये हमारा प्रयास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत चल रही राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा इन दिनों झारखंड में है। इस यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत के 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों का प्रतिनिधि रांची में है। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत के 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिनिधि 8 से 10 फरवरी तक रांची में मेजबान परिवारों के साथ रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिशा ने बताया कि 6 से 10 फरवरी तक ये प्रतिनिधि झारखंड की संस्कृति और विरासतों से रूबरू होंगे। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सारे स्टेट हैं, उस स्टेट से 30 प्रतिनिधि हमारे झारखंड में कल शाम को आएंगे। उनके बाद 6 से 10 तारीख तक वो हमारे बीच रहेंगे। झारखंड की जो वेशभूषा है, झारखंड की जो खान पान है, झारखंड के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें उनका भ्रमण होगा। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो भी कल्चर है, वो हम लोग एक दूसरे का कल्चर आदान प्रदान करने का कोशिश करेंगे। एबीवीपी के विभाग संयोजक रोहित शेखर ने कहा कि इस भ्रमण कार्यक्रम से राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी संबल मिलेगा। इधर जितने भी स्टेट है, सब जगह को मिला के जो यहाँ का परंपरा, और सिर्फ वहाँ से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग उधर जाते हैं। कल्चरल एक्सचेंज का कार्यक्रम हम लोग एक तरह से करते हैं। और सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ के झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, यहाँ वहाँ से जो लोग यहाँ आते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, डेलीगेट्स यहाँ आते हैं, और यहाँ से भी हमारे डेलीगेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं और वहाँ के परंपरा को समझते हैं। एकात्मता यात्रा के जरिए इन प्रतिनिधियों को झारखंड की परंपरा और संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। रांची से असीम की रिपोर्ट।
कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत तारागारों में आइसक्रीम खाने से करीब 1.5 दर्जन बच्चे और महिलाएं बीमार हो गईं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद ही बच्चों और महिलाओं के जीभ और तालू आपस में चिपक गए, जिसके बाद गांव के ही लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनके इलाज के बाद उन्हें दवा देकर घर भेजा गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चे और महिलाएं खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा आइसक्रीम का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को सौंपा गया है। बच्चे और बड़े लोग आइसक्रीम खाए थे वो चंदवारा का आरागारो एरिया में, तो वही सभी लोग जो है इमरजेंसी में आए थे, उनका सभी डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया और सभी का स्टेबल कंडीशन है और अभी तक तो कुछ ऐसी चीज नहीं है। और हमने ये आदेश भी दिया है फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि कल जाके वहाँ जो है सैंपलिंग करेंगे और उसका जाँच करेंगे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ अब आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। अपना पसंदीदा डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कल 61% वोटिंग हुई। अधिकांश एग्जिट पोलों में भाजपा को बहुमत दिखाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 8 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। मेट्राइज ने, पी मार्क ने, पीपल पल्स ने, जेवीसी ने पोल डायरी में। सबसे पहले मेट्राइज की बात कर लेते हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 35 से 40 सीट लेकर आ रही है, आप 32 से 37, कांग्रेस 0 से 1। पी मार्क पर नजर डालते हैं तो 39 से 49 बीजेपी के हाथों आ सकती है, वहीं आपके हाथ आ सकती है 21 से 31 सीट, वहीं कांग्रेस 0 से 1 पर सिमट सकती है। पीपल्स पल्स की बात करते हैं तो यहाँ 51 से 60 को पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी को मिल सकती हैं, वहीं आपको मिल सकती हैं 10 से 19 सीटें, वहीं कांग्रेस 0 पर रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस 0 पर ही रही है, अपना खाता नहीं खोल पाई है। जेवीसी की बात कर लेते हैं, 39 से 45 बीजेपी के हाथों आ सकती है, आपके हाथ आ सकती है 22 से 31 सीट, वहीं कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीट। आप पोल डायरी की बात कर लेते हैं। पोल डायरी कह रहा है कि 42 से 50 बीजेपी को आ सकते हैं, 18 से 25 आपको सीटें आ सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 2। तो ये तमाम एग्जिट पोल है, तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, मेट्राइज, पी मार्क, पीपल पल्स, जेवीसी, पोल डायरी, जिन्होंने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के साथ दिल्ली में सरकार बनाते हुए देख रही है। अब 8 फरवरी का वो दिन है जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये जानना दिलचस्प होगा कि जनता किसको जनादेश देती। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि का दिन तक ये जारी रहने वाला महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड समेत देश भर के 15,000 से ज्यादा आदिवासी भाग लेंगे। 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेने वाले हैं। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है।
दिव्य, भव्य और विराट प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा आजकल हर ओर है। जामताड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहां से लौटने वाले श्रद्धालु इसे अलौकिक और अविस्मरणीय बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है। जामताड़ा से त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों में उत्साह, उमंग, श्रद्धा और भक्ति भाव चरम पर है। प्रयागराज के लिए प्रस्थान करने वाले प्रयाग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं 6 तारीख को और वहाँ जाने का बहुत खुशी लग रहा है। अनुभव हो रहा है कि मेरा टिकट खुद ही अपेक्षा कर रहे थे, बन गया। इतना खुशी है कि हमें नहाने का मौका मिलेगा और आशा करते हैं कि कल बन जाए और जाएं कुंभ स्नान करने के लिए दोस्तों यारों के साथ। बहुत ही अच्छा। प्रयागराज तीर्थनगरी जाने के लिए जामताड़ा में लोगों के पास कई विकल्प हैं। कई लोग रेलगाड़ी से तो कई सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग सब परिवार अपना स्नान किए। स्नान करने के बाद हम अपना पूजा पाठ करके वहाँ से मैं निकला। वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त थी। गंगा स्नान किए, जहाँ स्नान करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से थी। महाकुंभ पवित्र स्नान कर यहाँ कई लोग लौट भी चुके हैं। प्रयागराज की यात्रा को उन्होंने अलौकिक और अविस्मरणीय बताया। वहाँ पहुँचने के बाद सुबह में डुबकी लगा, आस्था का डुबकी लगाया हम लोग सपरिवार। उसके बाद मन बहुत ही अच्छा लगा। संगम जाने के लिए हम लोग को थोड़ा पैदल चलना पड़ा, फिर हम लोग बट आराम से संगम जाकर नहा लिए। वहाँ पर नहाने के बाद पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा अखाड़ा देखकर फिर अगले दिन घर को वापस आ गए। व्यवस्था वहाँ का बहुत अच्छा था। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के मद्देनजर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। संगम में नहा के लगा के हम लोग पूजा पाठ करके अखाड़ा घूमने चले आए। राज्य के अन्य जिलों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत बनने वाले आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए चंदौल पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। मौके पर ग्रामीणों के एक समूह ने अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों के एक पक्ष ने जहां अपना विरोध दर्ज किया, वहीं ग्रामीणों का एक समूह कंपनी के समर्थन में भी रहा। ग्राम सभा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक अनोखे अंदाज में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी छात्रों को सशक्त बनाने के इस सफर का हिस्सा बनेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा।
राजभवन का उद्यान आम नागरिकों के लिए आज से खोल दिया गया है। आम लोग 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान का भ्रमण कर वहां के खूबसूरत फूलों और पौधों को देख सकेंगे। उद्यान हर दिन सवेरे 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। राजभवन के गेट नंबर 2 से आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद दिन के 1 बजे तक लोगों को उद्यान में प्रवेश दिया जाएगा। लोगों को अपने साथ अपना एक पहचान पत्र भी रखना आवश्यक होगा। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में कल का दिन झारखंड के लिए शानदार रहा। राज्य की लॉन बॉल टीमों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता के 90वें दिन झारखंड के लिए यादगार बनाया। इससे पहले झारखंड ने वुशु में 1 रजत और 2 कांस्य जबकि तैराकी में 2 कांस्य पदक जीते थे। इस तरह झारखंड के एथलीटों ने 10 पदक हासिल किए हैं। इन पदकों के दम पर झारखंड पदक तालिका में 17वें स्थान पर पहुंच गया है। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग्स में भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। अभिषेक 38 पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर लगातार उठ रहे सवालों को रोहित शर्मा ने खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के साथ अपने भविष्य पर चर्चा की है। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जॉइंट ने पंजाब FC पर 3-0 की शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। शिवल्ली भामी दीप्ति और रिया भाटिया की भारतीय जोड़ी ने हमवतन प्रार्थना थोम्ब्रे और ऋतुजा भोसले के साथ L&T मुंबई ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राज्य में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक दिन में जहां अधिकतम तापमान कई जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में जहां 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, वहीं इसके बाद पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क सकता है। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। 6 फरवरी साल 2022 को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हुआ। लता मंगेशकर देश की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका रहीं, जिनका 6 दशकों का संगीतमय सफर उपलब्धियों से भरा रहा। लता ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। उन्हें राष्ट्र की आवाज और स्वर कोकिला के नामों से अलंकृत किया गया। संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2007 में लीजन ऑफ ऑनर और साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी साल 1890 को खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित भारत में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। अपनी कार्यकुशलता और देशभक्ति के चलते उन्हें सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। विनम्र गफ्फार ने सदैव स्वयं को एक स्वतंत्रता संघर्ष का सैनिक मात्र कहा, लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें बादशाह खान कहकर पुकारा। वे आजादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा क्षेत्र में हनी एंड मोर संस्था ने नई पहल की शुरुआत की है। किसान परिवार को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संस्था की ओर से नेचुरल हनी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में हनी एंड मोर संस्था किसानों को नेचुरल हनी बनाने का प्रशिक्षण दे रही है, जो कि हनी उत्पादन के रूप में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। साथ ही किसानों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। हनी फार्मिंग की शुरुआत करने वाले योगेंद्र प्रसाद साहू विभिन्न तरह के हनी प्रोडक्ट्स भी तैयार करना सीख रहे हैं, जिनमें पोलन मिक्स, हनी जैम, हनी क्रीम, वनीला क्रीम समेत कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। गांव के लोग हैं, हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें,
तो इसलिए हम लोग नॉलेज के साथ में अगर काम को करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे और इसमें हम लोग रोजगार भी कर पाएंगे और एक अच्छा हेल्दी चीज़ को हम लोग खा पाएंगे अपने घर के लिए। नेचुरल हनी उत्पादन से जुड़े किसान स्वरोजगार से जुड़ने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसान यदुनाथ गोराई बताते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बहुत सारे हनी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। जब से वो हनी एंड मोर संस्था से जुड़े हैं, हनी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। हनी का प्रोडक्शन किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसी उम्मीद के साथ हम अपने किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और एक उम्मीद जताते हैं कि हमारे यहाँ हनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है और आने वाले दिन में एक रोजगार का साधन हो सकता है। हनी का प्रोडक्शन जिस गति से हो रहा है, उसी गति से उसे बाजार भी मिलना शुरू हो गया है। खासकर अगर हनी प्रोडक्ट्स की बात करें तो बाजार में इन दिनों इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रही है, लेकिन महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनना एक बड़ी चुनौती है। उनमें भी अगर बात ग्रामीण महिलाओं की हो तो ये और भी कठिन हो जाता है। लेकिन पाकुड़ की महिलाएं कृषि कार्य से खुद को जोड़कर अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। पाकुड़ की घरेलू महिलाओं को कृषि से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके सामाजिक जीवन में बदलाव लाने का काम उद्यान निदेशालय कर रहा है। उद्यान निदेशालय की ओर से महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी हो सके। महिला किसानों की माने तो इन दोनों उत्पादों की खेती से इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्ट्रॉबेरी और मशरूम की मांग इतनी है कि घर बैठे उत्पादों की बिक्री हो जाती है। स्ट्रॉबेरी लगाने में तो अगले साल तो कुछ कम था, इन साल ज्यादा है। सारा चीज हमको कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन हाफिज से सारा चीज बताया। सब्जी खेती हो रहा है और मशरूम भी खेती कर रहे हैं। मैंने इच्छुक बहुत दिन से था कि हम लोग उगाएंगे, मशरूम उगाएंगे, लेकिन कहीं नहीं आइडिया नहीं मिलता था। तो अभी संस्था से जो मैंने आइडिया दिया है, ट्रेनिंग भी दिया है, तो वहाँ से ही बीज सब मिलता है। तो अभी आमदनी अच्छा होता है और काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। पाकुड़ की महिलाएं घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे इन दिनों अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। जहां एक ओर अन्य लोग रोजगार की तलाश में केवल नौकरी को महत्व देते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर पाकुड़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती दिख रही हैं। खासकर देवपुर, मुर्गाडांगा, बेलडीहा, महारू, बरमसिया, धोवाडांगा और पियालसोला जैसे सुदूरवर्ती स्थानों की महिलाएं कृषि कार्य को अपने जीविकोपार्जन का साधन बना रही हैं। मेन मकसद है प्लांट को रोकना। दूसरा है कि न्यूट्रिशन जो बच्चे को नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम लोग दीदी लोग के साथ, किसान के साथ, गरीब किसान के साथ काम करना चाहते हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी प्रसेनजीत महतो की माने तो जिले की 5000 महिलाओं को मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2500 महिलाएं स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। प्रशिक्षण उद्यानिकी के में 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। फिर मशरूम ट्रेनिंग के ऊपर भी विशेष करके 5 दिवसीय ट्रेनिंग होता है। मशरूम एक ऐसा एंटिटी है, इसमें महिला को हम लोग बेसिक करके इंक्लूड करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि महिला के पास समय काफ़ी रहता है और अपना घर में ही 10 बाई 12 के कमरा में वो मशरूम का खेती कर सकती है, और जिसमें 25 से 30 दिन के भीतर उसका फलन हो जाता है और कमोबेश करके 10 से 12 हज़ार रुपया उसको बाजार, लोकल बाजार में उसको मिल जाता है। उद्यान निदेशालय की इस पहल से जहां एक ओर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में बजट पर चर्चा, सदन में कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री ने विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच भागीदारी पर दिया बल। कोलकाता में एडवांटेज झारखंड कार्यक्रम में उद्यमियों ने 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का रखा प्रस्ताव।
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई पर दिया बल। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के तहत नॉर्थ ईस्ट के 30 प्रतिनिधियों का आज से झारखंड भ्रमण। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड को 3 स्वर्ण 2 रजत पदक तालिका में 17वें स्थान पर पहुंचा झारखंड।